गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारा नया टॉपिक है सेंट्रल और मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो देखिए, जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं एलोकेशन रिसोर्सेज की होती हैं, दूसरी होती है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्स की, तीसरी होती है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एलोकेशन रिसोर्सेज। एलोकेशन का मतलब होता है रिसोर्सेज को हम कहाँ लगाएं, कहाँ यूज़ करें ताकि रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज किया जा सके। तो इसमें सबसे पहले आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस को हम इन हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी प्रोड्यूस भी कहते हैं। जो प्रॉब्लम जो है वो चॉइस ऑफ गुड्स रिलेटेड है कि कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाना है। इसके बाद इसमें कंज्यूमर गुड्स भी आती हैं, जैसे क्लोथ्स, ब्रेड, बटर, मिल्क। प्रोड्यूसर गुड्स भी आती हैं जिसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, जैसे कि मशीन, ट्रैक्टर एक्सेट्रा। और वार गुड्स भी आती हैं जैसे कि पिस्टल, बॉम्ब, टैंक, तोप एक्सेट्रा। तो देखिए, आप लोगों को मालूम होगा जो हमने पहले पढ़ा था रिसोर्सेज की फीचर्स क्या। रिसोर्सेज की फीचर्स हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, यानी हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब हमें उन रिसोर्सेज को ये देख के बताना है कि हमें उन रिसोर्स कहाँ यूज़ करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। जैसे कि एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास एक खेत है ये, जिसके अंदर आपको गेहूं और चावल का प्रोडक्शन करना है। अगर आप पूरे खेत में गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं तो चावल का प्रोडक्शन नहीं होगा, या सारे खेत में चावल का प्रोडक्शन करते हैं तो गेहूं का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसलिए अगर आपको दोनों गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो अगर चावल का प्रोडक्शन आप धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हम रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि अगर प्रोड्यूसर्स मान लीजिए रिसोर्सेज को सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ करना चाहता है तो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। अगर वो इकोनॉमिक के वेलफेयर के लिए यूज़ करना चाहता है तो प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। कंज्यूमर गुड्स कंजप्शन से रिलेटेड होती हैं, जिससे कंज्यूमर की वेलफेयर में इंक्रीजमेंट होगा। और अगर प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन करेगा तो उससे इकोनॉमी के अंदर लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो अगर प्रोड्यूसर कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है तो प्रोड्यूसर गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा उसे। और अगर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम कर देता है तो वो प्रोड्यूसर गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। तो इस तरह से प्रोड्यूसर को ये देखना होगा कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। जो गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, जो गुड्स कम प्रोड्यूस करनी है उसका प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा। इसके बाद इसका बी पार्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है, ये प्रॉब्लम जो है वो चॉइस ऑफ टेक्निक से रिलेटेड है कि कौन सी टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाना है। तो प्रोडक्शन की टेक्निक को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहली है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें मोर लेबर और लेस मशीन का यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाता है, यानी ज़्यादा मशीन लेबर और मशीनें कम। जबकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीनें ज़्यादा यूज़ होती है प्रोडक्शन के लिए और लेबर कम। तो जो पॉपुलेटेड कंट्रीज होती हैं जिनमें पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे लेबर ज़्यादा है और मशीनें कम हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन लेवल तो बढ़ता ही है, साथ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इससे क्या होगा कि वहाँ बेरोजगारी नहीं होगी, लोग आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, चोरियाँ वगैरह नहीं होगी, लोग काम में लगे रहेंगे। दूसरी टेक्निक होती है कैपिटल इंटेंसिव, जो लेस पॉपुलेटेड कंट्री में फॉलो की जाती है, क्योंकि वहाँ पे मशीनें ज़्यादा होती हैं और लेबर कम होती है। तो वहाँ पे मशीनों का यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है और वहाँ पे लगभग लोगों की इनकम भी ज़्यादा होती है। तीसरा है इसका पार्ट फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस की जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रीब्यूशन किसको किया जाए, किसको गुड्स बांटी जाए। तो एक प्रोड्यूसर हमेशा उसी को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है जिसकी इनकम ज़्यादा होती है और जो पेमेंट टाइम पे करता है, और जो पेमेंट टाइम पे नहीं करता उसको गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पुअर पीपल को अगर गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं तो सोशल वेलफेयर प्रमोट होगा, और अगर दिस सेक्शन की गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जनरली होता क्या है, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियाँ होती हैं वो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना चाहती हैं, वो पुअर पीपल के लिए गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। और जो प्राइवेट इंडस्ट्रियाँ होती हैं वो प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती हैं तो वो रिच सेक्शन के लिए गुड प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल रेलवे पुअर लोगों के लिए गुड मतलब सर्विस प्रोवाइड की जाती है ज़्यादातर, और प्रॉफिट के लिए जैसे कि सैमसंग कंपनी है वो रिच सेक्शन के लिए गुड्स प्रोड्यूस
कर रही है। तो डिफरेंट तरह की यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ होती हैं जो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टेक्निक, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब होता है रिसोर्सेज को हम पूरी तरह यूटिलाइज करें। अगर रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइज हो रहे हैं, फुल यूटिलाइज हो रहे हैं, उसे बोलेंगे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। और अगर पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, उसे बोलेंगे इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद तीसरी है आपकी प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में होता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन विदाउट इंक्रीज इन रिसोर्सेज। प्रोडक्शन को प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है जबकि रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल लेबर 10 है, 100 यूनिट प्रोड्यूस की गई हैं। लेबर 10 है, फिर भी 120 यूनिट प्रोड्यूस की गई हैं। लेबर 10 है, प्रोडक्शन का लेवल 150 यूनिट हो गया है, यानी प्रोडक्शन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है जबकि लेबर सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब रिसोर्सेज के बढ़ाए बिना प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है तो उसे बोलते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो ये तीनों आपकी सेंट्रल मेन प्रॉब्लम है जिसमें से क्वेश्चन आपका जनरली पूछा जाता है। इसके बाद एक नया टॉपिक है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या इसे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, MRT या MRTS। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इट इज द रेट एट विच वन गुड्स या वन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स इज टू बी रिड्यूस्ड और सेक्रीफाइस फॉर मोर ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स। यानी एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन को कम किया जाता है। जैसा कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया था जो आपका खेत वाले में थे कि अगर हम गेहूं का प्रोडक्शन कम करना है तो चावल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और अगर गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो चावल का प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। उसी चीज़ को यहाँ पर हम टेबल के थ्रू पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्स और वाई। अगर हम x की 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और y की 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको x के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए y के प्रोडक्शन में कमी करनी पड़ेगी। तो ये आपका y की 2-2 यूनिट कम होती जा रही हैं, x की 1-1 यूनिट बढ़ती जा रही है। इसी तरह देखिए दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि x का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम y की पहले हम 4 यूनिट प्रोड्यूस सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर 3 फिर 2। तो ये जो रेट होता है, जिस रेट से हम सेक्रीफाइस करते हैं गुड्स का प्रोडक्शन, उसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये कांस्टेंट, इंक्रीज और डिक्रीज 3 तरह का होता है जिसको हम और आगे अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए इसमें, इसके लिए मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है जिसमें हम उसी एग्जांपल कर रहे हैं। ये हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अगर हम इस सारी जगह पर एक्स का प्रोडक्शन करते हैं तो वाई का प्रोडक्शन क्या होगा, एक्स का प्रोडक्शन 100 यूनिट होगा, वाई का प्रोडक्शन 0 होगा। अगर आप यहाँ पे वाई का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे तो एक्स का प्रोडक्शन क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और एक लिमिट, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सारी जगह पे वाई का प्रोडक्शन होगा, एक्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। यानी जब सारे रिसोर्सेज हम वाई गुड्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व कर देंगे तो एक्स का प्रोडक्शन 0 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम और अच्छे से समझते हैं। MRT बताया था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 तरह का होता है, इंक्रीजिंग MRT, डिक्रीजिंग MRT और कॉन्स्टेंट MRT। इंक्रीजिंग MRT का मतलब इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डिक्रीजिंग MRT, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कांस्टेंट MRT, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 3 तरह का होता है। MRT का मतलब है लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट, यानी जिस चीज़ का प्रोडक्शन कम हो रहा है उसे ऊपर लिखेंगे, जिसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसे नीचे लिखेंगे। इसे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे y का प्रोडक्शन आपने 1 यूनिट को इंक्रीज किया है, x का प्रोडक्शन मान लीजिए 10 यूनिट डिक्रीज हुआ है, तो ये प्रोडक्शन इसका रहेगा x का 90। इसी 1 यूनिट और बढ़ाने के लिए अब आप यहाँ पे 20 यूनिट को सेक्रीफाइस किया तो इसका प्रोडक्शन रह गया 70। इसकी 1 यूनिट और बढ़ाने के लिए आपने यहाँ पे 30 यूनिट सेक्रीफाइस की तो प्रोडक्शन रह गया इसका 40। इसकी 1 यूनिट और बढ़ाने के लिए मान लीजिए आपने 40 यूनिट को सेक्रीफाइस किया है तो ये आपका अब एक्स का प्रोडक्शन रह गया 0। तो देखिए यहाँ पे वाई की 1-1 यूनिट को इंक्रीज करने के लिए पहले आपने एक्स की 10 यूनिट सेक्रीफाइस की हैं, फिर 20 यूनिट सेक्रीफाइस की, फिर 30, फिर 40, जिसकी वजह से एक्स का प्रोडक्शन धीरे धीरे 0 हो चुका है। तो ये आपकी सिचुएशन है फर्स्ट। इसमें अगर आप MRT को देखते हैं पहले वाले में डैश सकते हैं, जहाँ पे डिक्रीज प्रोडक्शन किसका हो, एक्स का, तो एक्स का प्रोडक्शन ऊपर लिखा जाएगा और वाई का प्रोडक्शन नीचे लिखा जाएगा। 10/1 कितना आ गया 10। एक्स का प्रोडक्शन कितना डिक्रीज हुआ 20/1 20, 30/1 30, 40/1
40। तो इस तरह से यहाँ पे एक्स का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। डिमिनिशिंग एमआरटी में हम देख लेते हैं एग्जांपल। कैपिटल आपकी 1 ही मानेगी, के का मतलब कैपिटल है, यहाँ पे एल का मतलब लेबर है। लेबर को बढ़ाया जा रहा है, कैपिटल को कांस्टेंट रखा गया है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज फिक्स नहीं होते हैं, कुछ रिसोर्सेज फिक्स होते हैं, कुछ रिसोर्सेज वेरिएबल होते हैं। एक्स का प्रोडक्शन 100 है, वाई का प्रोडक्शन क्या है, 0 है। अब देखिए यहाँ पे वाई का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है एक एक यूनिट से, 1 0 1 2 3 4, और एक्स का प्रोडक्शन जो है आपका पहले 100 से डिक्रीज किया गया 40, तो 60 हो गया है। 60 के बाद 40 के बाद फिर 30 डिक्रीज किया है तो 30 रह गया है। 30 के बाद 20 डिक्रीज किया है तो 10 रह गया है। अब इसके बाद 10 डिक्रीज किया है तो 0 रह गया है। अब देखिए यहाँ पे वाई की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए एक्स की 40 यूनिट सेक्रीफाइस की गई, फिर एक के लिए 30 यूनिट सेक्रीफाइस की गई, फिर एक के लिए 20 यूनिट सेक्रीफाइस की गई और फिर एक के लिए 10 यूनिट सेक्रीफाइस की गई हैं। तो यहाँ पे जो एमआरटी है आपका, डिक्रीज किसका प्रोडक्शन हुआ, एक्स का, तो एक्स का प्रोडक्शन ऊपर लिखा जाएगा, वाई का प्रोडक्शन नीचे। तो 40/1 कितना आएगा, 40, फिर 30/1, फिर 20/1 और फिर 10/1। तो देखें यहाँ पे जो इंक्रीजिंग एमआरटी में आपका 10 20 30 40 आ रहा था, और डिक्रीजिंग वाले में, डिमिनिशिंग वाले में 40 30 20 10 आ रहा है। तो ये आपका डिमिनिशिंग वाला रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके बाद कांस्टेंट वाला देखिए, कैपिटल का यहाँ पे कांस्टेंट माना गया है 1 1, लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कुछ फैक्टर्स फिक्स हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल हैं। प्रोडक्शन एक्स का 100, वाई का 0। अब यहाँ पे हर बार एक यूनिट को बढ़ाने के लिए अगर हम 20 यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं तो इसका प्रोडक्शन रह जाएगा 80, फिर 2, इसका रह जाएगा आपका 20 घटाएंगे तो 60, फिर एक और इंक्रीज करेंगे तो 3, और यहाँ पर 20 डिक्रीज करेंगे तो 40, उसके बाद एक और इंक्रीज करेंगे तो 4, और एक और 20 डिक्रीज करेंगे तो 20, और अगर एक इंक्रीज और करेंगे तो 5, इसका 20 डिक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 0। यानी यहाँ पे हर बार आपने 20 यूनिट सेक्रीफाइस की हैं एक के लिए, तो ये जो रेट है हर बार कांस्टेंट है, हर बार जो 20 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको टेबल के थ्रू समझ सकते हैं। अब इनका अफेक्ट जो होता है वो डायग्राम्स में क्या पड़ता है ये आप समझिए, क्योंकि ये आपके लिए आने वाले जितने भी डायग्राम्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो कि आपका बेस है डायग्राम बनाने के लिए। तो आपने 10th क्लास में ग्राफ पढ़े होंगे जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। यूनिट्स को एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर रखेंगे। एक्स एक्सिस पर हम 0 यूनिट 20 40 60 80 ले रहे हैं, जबकि वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 ले रहे हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया आपका और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे पहला जो पॉइंट है हमारा, वहाँ पे एक्स में 100 और वाई में 0 है, तो एक्स में 100 और वाई में 0 इसके सामने वाला पॉइंट आएगा आपका। दूसरा पॉइंट है आपका एक्स में 90, वाई में 1, तो एक्स का 90 होगा 80 और 100 के बीच में, और वाई का 1 ये होगा यहाँ पर। फिर तीसरा पॉइंट होगा एक्स में 70 और वाई में 2, एक्स में 70 और वाई में 2, ये पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट, एक्स में 40 और वाई में 3, एक्स का 40 और वाई का 3। उसके बाद एक्स में 0 और वाई में 4, एक्स का 0 वाई का 4। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो आपका कर्व बन रहा है वो इस शेप का बन रहा है। अब ये जो शेप बनी है आपकी, इसे बोलेंगे कॉनकेव टू ओरिजिन। कॉनकेव ओरिजिन का मतलब होता है कि वो कर्व इस ओरिजिन के थ्रू कॉनकेव शेप में बना है, वो इसकी कर्व की तरफ मुड़ रहा है, उसे बोलते हैं कॉनकेव टू ओरिजिन, जो आपने 10th क्लास में साइंस में भी पढ़ा होगा। कॉनकेव का मतलब होता है ओरिजिन की तरफ मुड़ना। दूसरा है आपका जो दूसरी टेबल है जिसमें, तो इसका मतलब पहले वाले हमने देखा कि जो इंक्रीजिंग एमआरटी था उसमें कर्व की शेप क्या थी, कॉनकेव टू ओरिजिन थी। डिक्रीजिंग एमआरटी में देखिए कर्व की शेप क्या बनती है, तो देखिए जैसा पहला पॉइंट है 100 पे 0, तो 100 पे आपका 0। दूसरा पॉइंट है 60 पे 1, तो 60 पे 1। उसके बाद है आपका 30 पे 2, तो देखिए नीचे 30 पे 2। इसके बाद है 10 पे 3, तो देखिए 10 पे 3। इसके बाद है 0 पे 4, तो 0 पे 4। तो देखो अगर आप इस कर्व को मिलाएंगे तो इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये जो कर्व बन रहे हैं ये इस शेप में आ रहे हैं।
अगर आप इसको बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे तो बिल्कुल कर्व बनेगा इस तरह से, जो कि शेप इसके जस्ट अपोजिट है। इसे कहते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंक्रीजिंग एमआरटी के केस में कर्व की शेप कॉन्केव टू ओरिजिन होती है, और डिमिनिशिंग एमआरटी के केस में कर्व की शेप कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। और अगर कांस्टेंट एमआरटी होगा तो कर्व का स्लोप क्या होगा, बिल्कुल कांस्टेंट होगा। देखिए कैसे, 100 पे 0, 100 पे 0 पॉइंट आ गया, उसके बाद आपका 80 पे 1, 80 पे 1 आ गया यहाँ पर देखिए, 60 पे 2 आ गया है, 40 पे 3 आ गया है, 20 पे 0 आ गया, 4 आ गया है, और 0 पे 5 आ गया है। जब इस कर्व को मिलाएंगे तो बिल्कुल ये लाइन स्ट्रेट जाएगी और आपका इस तरह से कर्व बनेगा। तो ये बताता है कि जब आपका एमआरटी कांस्टेंट रहता है तो कर्व का स्लोप स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। तो देखिए ये तीनों कर्व हैं, इस तरह के कर्व हम आगे पढ़ेंगे, जो कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, ये आपका पीपीसी कर्व के केस में यूज होगा। जो आपका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन जो कर्व है ये आपका आईसी इंडिफरेंस कर्व के केस में यूज होगा, और ये वाला जो कर्व है ये बजट लाइन के केस में यूज होगा। जो आगे पढ़ेंगे मैं आपको दोबारा और एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल आप इसमें इतना समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को शो करता है प्रोडक्शन की एक कर्व के द्वारा, जिसे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें दो गुड्स का प्रोडक्शन होता है, इसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन भी कहते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। तो जो पीपीसी कर्व है वो शो करता है ऑल दोज पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जिनका यूज हम गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। तो सेम इसमें आपका जो फर्स्ट इंक्रीजिंग एमआरटी वाली जो टेबल थी वही बन रही है। देखिए आप 100 पे 1, 100 पे 0, 60 पे 1, 30 पे 2। तो यहाँ पे एक एक गुड्स का प्रोडक्शन पहले आपने 40 डिक्रीज किया था, फिर 30, फिर 20 और फिर 10। तो एमआरटी का यहाँ पे 40:1 लिख सकते हैं आप इसको। जिसको डिक्रीज करेंगे वो पहले लिखेंगे, इंक्रीज वाले को पीछे लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें कर्व का स्लोप कैसा होगा, 100 पे 0 होगा देखिए, उसके बाद 60 पे 1 होगा आपका, सॉरी ये आपका अपोजिट हो गया है, जो यहाँ पे इंक्रीजिंग एमआरटी आपका आएगा, क्योंकि पीपीसी जो कर्व आपका इंक्रीजिंग एमआरटी केस में होगा तो पहले आपको कितना डिक्रीज करना है, यहाँ पे 10 डिक्रीज करना है तो ये 90 रहेगा, 20 डिक्रीज करना है तो ये 70 रहेगा, 30 डिक्रीज करना है तो ये 10, 20, 30। इसके बाद 30 डिग्री से 40 हो जाएगा, ये 40 डिक्रीज करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 10:1, 10, 20, 30 और ये आपका 40। तो 100 पे 0 हो गया, 90 पे आपका 1 हो गया जी। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे हम कर्व बनाएंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो गलती अगर है तो उसके आपको उसको ठीक करने की चांस आपके पास अवेलेबल, अगर आपको नॉलेज है इसकी तभी। 70 पे 2 हो जाएगा, उसके बाद 40 पे 3 हो जाएगा, और 0 पे आपका 4 हो जाएगा। तो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये जो कर्व बन रहा है आपका, ये कॉन्केव टू ओरिजिन बन रहा है, जो कि आपका पीपीसी कर्व है। कौन सा कर्व है, पीपीसी कर्व बोलेंगे इसे हम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलेंगे, जिसको हम इंक्रीजिंग एमआरटी के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने डिफरेंट तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस के में। दूसरा पढ़ा हमने एफिशिएंसी यानी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरी पढ़ी आपकी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद हमने पढ़ा टॉपिक नया, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपके एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में जो कमी की जाती है उसको एक्सप्लेन करता है। इसके फिर तीनों रेट पढ़े, जो कि आपके इंक्रीजिंग, डिक्रीज और कांस्टेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद आपने पीपीसी कर्व पढ़ा, जो कि इसकी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो वैसे लंबी हो गई है, लेकिन आप टॉपिक इंपॉर्टेंट था इसलिए मुझे इसमें ऐड करना पड़ा। तो देखिए इस वीडियो को ढंग से पढ़िए। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो वीडियोज़ हैं वो टाइम से मिलती रहें, नोटिफिकेशन उनका मिलता रहे और आप अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू। राधे राधे।